संवैधानिक विकास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1774 में लागू किया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल गवर्नर हेस्टिंग्टन को बनाया गया। बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंटियों को मिला दिया गया था। निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यालय 1 वर्ष से 4 वर्ष बढ़ा दिया गया था। 1781 के अमेंडमेंट एक्ट संशोधनात्मक एक्ट बनाया गया जिसे बंदोबस्त कानून या सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी तथा इसे भारत तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार कार्य अलग कर दिए गए। 1784 के एक्ट के तहत 1784 के एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1793 का अधिनियम, इसके तहत नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। 1793 के एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। 1813 के एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने रहने की अनुमति दे दी गई तथा धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई थी। धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति भी 1813 के एक्ट के तहत दे दी गई थी ईसाई मिशनरियों को। 1813 में गठित 10 यूरोपीय सदस्यों की समिति जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले था। इसके तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 1833 का एक्ट। 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था तथा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्टन था। 1833 के एक्ट में कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। 1833 के एक्ट के तहत कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में शासन के प्रबंध की अनुमति प्रदान कर दी गई। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मेकाले को बनाया गया। 1833 के एक्ट के तहत भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया तथा दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ था। 1833 के एक्ट के तहत औद्योगिक क्रांति तथा लेसर फेयर सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। 1833 के एक्ट पर औद्योगिक क्रांति तथा लेसर फेयर सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। चार्टर एक्ट 1853 में आया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। चार्टर एक्ट 1853 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1853 के एक्ट के तहत ही एक विधानसभा की स्थापना की गई। 1853 के एक्ट से ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा यह अंतिम एक्ट था। ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक्ट। मेकाले समिति का गठन 1854 में सिविल संबंध में किया गया था। 1853 के एक्ट के तहत विभिन्न सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 तत्कालीन प्रधानमंत्री पॉल मिस्टर ने 1858 के एक्ट के तहत भारत में कंपनी का अधिकारवास समाप्त कर दिया तथा भारतीय शासन की बागडोर महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई थी। गवर्नर जनरल पद का नाम वायसराय कर दिया तथा भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। 1818 के एक्ट के तहत भारत सचिव नाम से नया पद सृजित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई तथा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई। 1861 के अधिनियम के तहत 1852 में लॉर्ड मेकाले के द्वारा शुरू की गई विभागीय प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी गई। 1861 के एक्ट के तहत मंत्रिमंडलीय प्रभावी की नींव रखी गई।
मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। 1861 के एक्ट के तहत वायसराय को पहली बार आपातकाल में परिषद की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा उसे वीटो प्राप्त था। 1818 के एक्ट के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5वां विधि सदस्य जोड़ा गया। 1861 के एक्ट के तहत वायसराय को नए प्रांतों का गठन व लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। 1861 के एक्ट के तहत बम्बई व मद्रास प्रांतों को भी अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का कानूनी अधिकार मिल गया था तथा व्यवस्थापिका का अधिकार कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए वायसराय को कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1861 के एक्ट के तहत पहली बार विधान परिषद और गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। 1861 के अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1861 के अधिनियम के तहत 1818 के अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया था। 1892 में एक्ट के तहत भारत के आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय शासन की शुरुआत की गई। एक सदस्य संख्या कम से कम 10 व अधिकतम 16 निर्धारित की गई। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों का बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1902 में विश्वविद्यालय आयोग व पुलिस आयोग का गठन किया गया। 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था। 1909 में अधिनियम में को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। सर अरुलैंड समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 2009 में पारित किया गया था। 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1909 के एक्ट के तहत कार्यपालिका परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्रनाथ सिन्हा को शामिल किया गया था। 1919 के एक्ट के तहत कार्यपालिका परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्रनाथ सिन्हा को शामिल किया गया था। 1909 के अधिनियम फूट डालो व राज्य करो के सिद्धांत पर आधारित था। 1909 का अधिनियम फूट डालो और राज्य करो की नीति के सिद्धांत पर आधारित था। 1909 के अधिनियम में राज्य सचिव मार्ले मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। 1919 के अधिनियम के राज्य सचिव मार्ले मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। मजूमदार ने 1919 के अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा था। मजूमदार ने 1909 के अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा था। के.एम. मुंशी ने 1919 के अधिनियम के बारे में कहा कि इससे उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। के.एम. मुंशी ने 1919 के अधिनियम के बारे में कहा था कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। लॉर्ड मिंटो ने 1919 के अधिनियम के बारे में कहा कि हम नाग के दंत बो रहे हैं तथा इसका फल भीषण होगा। लॉर्ड मिंटो ने 1919 के अधिनियम के बारे में कहा था कि हम नाग दंत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1909 के अधिनियम के बारे में कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अपूर्व और अल्पकालिक समझौता है। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम का नाम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था तथा भारतीय सचिव मॉन्टेस्क्यू था तथा वायसराय चेम्सफोर्ड था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1919 का एक्ट 1921 में लागू हुआ था। 1919 का एक्ट 1921 में लागू हुआ था। 1919 का एक्ट 1921 में लागू हुआ था। 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय, राज्य रक्षा विषयों के मामलों में वित्त कर, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, कारखाना व बिजली etc. तथा हस्तांतरित विषयों में केंद्र व राज्यों की विधायी शक्ति या
चिकित्सा उद्योग etc. थे। 1919 के अधिनियम के आधार पर पहली बार 1920 में चुनाव हुए थे। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना 47 धाराएं व 2 अनुसूचियाँ थी। 1919 के अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा सीमित मताधिकार और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना 1923 में लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1923 में लाला हरदयाल ने की थी। 1919 के एक्ट के तहत पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना की गई। ली कमीशन 1923-24 की सिफारिश के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग इलाहाबाद ने स्थापित किया तथा इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष E.M. वाइट थे। 1919 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि 1919 के अधिनियम में जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए हैं। 1919 के एक्ट के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनेस कार्टिक्स को माना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनेस कार्टिक्स को माना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत उन्मूलन योजना बनाई थी। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने क्या बनाई थी? सांप्रदायिक पंचायत योजना बनाई थी। 1932 में गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व को लेकर समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 1935 में अधिनियम के तहत संघात्मक सरकार अर्थात अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था लागू की गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन की मील का पत्थर साबित हुआ था। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के गठन का मील का पत्थर साबित हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय कार्यपालिका की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा में भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा 14 भाग थे, 321 धाराएं थी तथा 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया: संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे तथा समवर्ती सूची में 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल यानी वायसराय को दी गई थी। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना थी। 1935 के अधिनियम को 2 अगस्त 1935 को प्रभावी बनाया गया था। 2 अगस्त 1935 का अधिनियम प्रभावी हो गया था। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई जिसे फेडरल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसे फेडरल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जिसे प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासदा का घोषणा पत्र या दासदा का चार्टर कहा था। 1935 के अधिनियम को नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी कहा था। 1935 के अधिनियम को जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा, गला हुआ तथा मूल रूप से गला व बिल्कुल अस्वीकृत बताया था। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि एक्ट ऊपर से तो लोकतांत्रिक है लेकिन अंदर से खोखला है। 1935 के अधिनियम के बारे में मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि ये ऊपर से तो लोकतांत्रिक है लेकिन अंदर से